Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Uh, Today, first class of our English grammar batch. अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस कोर्स में हम लोग किन-किन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। बहुत सी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हैं, जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है ग्रामर में, उनसे स्टार्ट करेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम एडवांस लेवल पे जाते जाएँगे और हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको समझते जाएँगे, अगर आप लोग इसमें जो है वो अपनी अटेंशन देंगे, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें बहुत ईज़ी लगेंगी, ठीक है? और इसमें हम कवर करेंगे इस पूरे कोर्स में, इस पूरे जो ग्रामर का कोर्स है, इसमें हम कवर करेंगे पास्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, कुछ रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। उसके बाद टेंसेस होंगे, नरेशंस होगी। उसके बाद जो है कुछ हम ट्रांसलेशन के रूल देखेंगे कि ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से की जाती है, कॉम्पोजिशन को देखेंगे, एनालॉजी को देखेंगे और प्रेसिटी को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंग्लिश जो है वो आज इस कंटेम्प्रेरी पीरियड में क्यों इतनी जो है वो इम्पेरेटिव हो गई है हम सब के लिए। उसको सीखना, अच्छा लिखना, इंग्लिश में अच्छा बोलना, ये क्यों हम लोगों के लिए जो है वो नेसेसरी हो गया है। सबसे पहले तो देखें कि रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है? तो इसके लिए इफ यू गना रिसर्च, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो अगर आप उसके लिए लिटरेचर रिव्यू के लिए देखते हैं जर्नल्स को, मैगजीन्स को, या कोई भी रिसर्च प्रीवियस जो पहले से की होती है उसको देखती हैं, तो जो सब जो है वो इंग्लिश में लिखा होता है मटेरियल। अगर आपको अच्छी इंग्लिश का नहीं पता होगा, आपको ग्रामेटिकल रूल्स का नहीं पता होगा, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, तो वो आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी। वहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब और इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, तो उसके लिए भी इंग्लिश जो है वो आपको अच्छी बोलनी भी चाहिए, अच्छी आनी भी चाहिए। और उसके बाद ये है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम, तो उसके लिए तो इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में जब भी ग्रामर की मिस्टेक्स होती है ना, तो ये समझ लें कि एग्ज़ामिनर उसको गुनाह समझता है। अगर आपने जो है ग्रामर को इग्नोर किया हुआ है, इसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है और आपने बहुत अच्छा कंटेंट चाहे जहाँ से भी उठाया है, किसी फॉरेन मैगजीन से उठाया है, किसी अच्छे न्यूज़पेपर्स को आपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ के अपने नोट्स अगर बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी इंग्लिश से मुराद ये नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए या आपके पास बड़े फ्लफी वर्ड्स होने चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी अच्छी इंग्लिश से ये मुराद होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं, बेशक उसमें बहुत सिंपल वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो ग्रामेटिकली ठीक है। उसमें ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है, ठीक है? उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है। मतलब अगर आप पास्ट में लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसके अंदर कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में कौन-कौन सी जो है वो फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, और मैंने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है? और इसके बाद आपकी जो है स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रामर के सारे रूल्स जो हम बैच में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको आप अच्छे से समझते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी फिर से उसके बाद ये सब सेशन लेने के बाद कोई ग्रामर की जो है वो गलती होगी। अगर आप इसको बिल्कुल अपना 100% दे के इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज़ ऑल ऑफ अस नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे, तो ऑब्वियसली आप जो है इसमें वन डे आप इसको मास्टर कर लेंगे, इसको कॉन्कर कर लेंगे, ठीक है? तो अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मे बी बहुत सारे लोग, आप लोग उस में से जो हैं वो इस चीज़ को समझते भी हों कि ये तो हमने पहले पढ़ा है। क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट करने लगी तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ईज़ी चीज़ों को ना स्टार्ट पे रख लेते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक वो फ़ियर ऑफ लर्निंग है इंग्लिश का, या कोई भी उनको लगता है कि यार वो अगर मैं पहले बहुत सारी मुश्किल चीज़ें डाल दूँगी तो हो सकता है वो थोड़ी रिलक्टेंट होने की, यार ये तो बहुत मुश्किल है, शायद हम कर नहीं सकते। तो आपको मोटिवेट करने के लिए हम बिल्कुल जो है ना वो बेस से स्टार्ट करेंगे और 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम एडवांस लेवल तक जाते रहेंगे, क्योंकि 2 माह का कोर्स है, तो इंशाल्लाह हम इसमें हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जितना मेरे पास नॉलेज है इस बारे में, जितना मैंने खुद पढ़ा हुआ है, रिसर्च की हुई है, वो सब मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आपकी असाइनमेंट से मुझे पता चलता जाएगा कि आप लोगों का जो है वो
कितनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ के आपके वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको फर्दर काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पे पेज ओपन किया है। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से, ठीक है? ये बहुत ही आप ये कह लिए कि बेसिक चीज़ है। अब आप लोग ने जो है वो सोचेंगे कि अल्फ़ाबेट्स हम क्यों पढ़े हैं? बहुत सी जगहों पे जब भी हम ग्रामर कोर्स करने के लिए जाते हैं, इंग्लिश में भी कुछ हम पढ़ रही होती हैं, आर्ट्स का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। लेकिन मैंने इसको ऐड इसलिए किया क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए गई थी, तो वो मैंने जब फर्स्ट टाइम बिग हाउस में अप्लाई किया था, तो मैं इंटरव्यू में मुझे ये पूछा गया था कि व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स? तो हम ये कहते हैं कि यार अल्फ़ाबेट्स हमें पता तो होता है कि क्या है, लेकिन हमारे पास जो एक इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन होती है ना, वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि इसको मुझे सबसे पहले जो है ये रखना चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर कभी भी कोई पूछे तो आप उसको बताएं, उसको एक्सप्लेन करें कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और लेटर्स क्या होते हैं, उनकी काइंड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ओके। देखिए, रिटन लैंग्वेज, जब भी हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो कुछ वर्ड्स से बनती है। ठीक है, और उन वर्ड्स की जो है वो डिफरेंट साउंड्स होती हैं, और वो जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली दे आर द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, वो उन वर्ड से हमें पता चलता है कि यार ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में जो हरूफ तहज्जी होती है उससे हमें पता चल जाता है देख के। और हर जो उसका उर्दू का अल्फ़ाबेट है, हर जो उसका हर्फ है, उसकी एक अपनी साउंड होती है। ठीक है, और वो बेसिकली जब भी हम उन वर्ड्स को देखते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उर्दू के, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये उर्दू की लैंग्वेज की बात हो रही है, ये जो मटीरियल लिखा हुआ है ये उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी ए टू जी, जितने भी वर्ड्स हैं, दे आर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, दे आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें से हर एक की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। ठीक है, जब भी हम कहीं देखते हैं एबीसी में या इस तरह के अल्फ़ाबेट्स में जो भी मटेरियल लिखा होता है, हम फ़ौरन से कह देते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा गया है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, दे आर द अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज। ओके, और इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम इसकी टाइप की तरफ। ठीक है, टाइप क्या है? टाइप लेटर्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है कैपिटल लेटर, सेकंड है स्मॉल लेटर। ठीक है, और ये कैपिटल लेटर मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ कि ए बी सी डी, और ये स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया, लेकिन इसको ऐड करने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके पास एक अल्फ़ाबेट्स की ऑथेंटिक डेफिनेशन आ जाए कि अल्फ़ाबेट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो आई एम रिपीटिंग कि अल्फ़ाबेट्स किसी भी रिटन लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साउंड्स को, वही उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम फ़ोनीम की तरफ। फ़ोनीम क्या है? अब देखिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, जब भी हम बात करने लगते हैं, हम जो भी वर्ड बोलते हैं इंग्लिश का, उसमें जो सबसे पहले हमारी आवाज निकलती है ना, जो छोटी सी जब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ फोनीम। ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ये क्या है कि ये हर वर्ड को फोनीम जो है दूसरे वर्ड से डिफरेंट कर देता है। ये इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसकी अपनी जो है वो, आप ये कह लें कि कोई खास जो है वो मीनिंग नहीं होता, कोई स्पेसिफिक इसकी कोई नहीं होती। लेकिन ये जिस वर्ड्स के साथ लगता है, ये उसको बहुत अहम बना देता है, क्योंकि एक तो उसको डिफरेंट कर देता है दूसरे वर्ड्स के साथ, और दूसरा ये है कि उसका पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। बेशक आगे जितने भी स्पेलिंग्स है वो सेम है, लेकिन एक फोनीम जो है, जो छोटी सी जो साउंड निकलती है, ठीक है, वो क्या करती है, पूरे वर्ड को चेंज कर देती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, बी। ये बी आपको नजर आ रहा है? बी से जो आवाज निकलेगी ब, आगे बिग। बिग, मैं बिग बोल रही हूँ, सबसे पहले जो मेरी आवाज ब की निकली है, दिस इज फनी। ओके, और आगे है सी। सी से आवाज निकली है क की, क। क्लास, क्लास देखें, मैं सबसे पहले जो वर्ड बोल रही हूँ क्लास, ये जो क की आवाज निकली है, दिस इज फोनीम। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं, हम
जिसके साथ भी लगाते हैं वो उसके वर्ड को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसमें से सी हटा देती हूँ, सी को, ठीक है, इसकी जगह पे मैं बी को कर देती हूँ, तो क्या बनेगा, ब्लास, ठीक है। अब इसने क्या किया, उसको वर्ड को ही चेंज कर दिया, उसका मीनिंग चेंज कर दिया, क्योंकि फोनीम जो सबसे पहले आवाज निकल रही है ब की, ठीक है, उसने सी को रिप्लेस किया, बी उसकी जगह पे आ गया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो ब्लास बन गया। और उसने ये जो हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच फनी उसके स्टार्ट पे लगाया, उसने उसके पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। इसी तरह से बिग है, बिग, ब, ये जो फनीम आ रहा है इसकी जगह बी को हटा के मैं डी कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, डिग बन जाएगा, ड, क्योंकि ये जो ड, डिग, ये फनीम डी का आ रहा है, तो इसने पूरे वर्ड को चेंज कर दिया, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करवाती हूँ, जिससे जो है ना वो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सी लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बी लिख रही हूँ, पी लिखा, टी लिखा, फिर सी लिख ली, सी हो गया है, चलें ठीक, आप ही लेते हैं, ठीक है। अब आगे जो है मैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम कर रही हूँ, ठीक है। यूटी मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी मैंने यूटी लिख दिया, यहाँ पे भी यूटी, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये आपके नोट्स में नहीं है, तो ये नोट्स जो है ये भी मैं आपको जो है इंशाल्लाह आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। यूटी, अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है यूटी, ये सब सेम है, ये वर्ड्स बिल्कुल सेम है। अब आप देखिए ये जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं ये फनीम, फनीम क्या होती है, बेसिकली जो आवाज की अपनी किसी भी वर्ड की जो एक आवाज निकलती है ना, दिस इज फनीम। आपने ये बस इसको माइंड में रखना है कि हम जब भी कोई वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो हमने उस वर्ड को रिकग्नाइज करने के लिए उसकी एक साउंड बनाई है, वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, वो जो हमारे जो जब भी हम बोलना स्टार्ट करते हैं उस वर्ड को, वो जो निकलती है छोटी सी आवाज, वो फनीम होती है। फॉर एग्जाम्पल सी है, सी, सी से कौन सी बात निकल रही है, ख की, तो अगर मैं सी को इससे पहले लगा देती हूँ, ठीक है, मैंने सी को लगा दिया यूटी से पहले, तो सी ने क्या किया, कौन सी साउंड निकलेगी, कट, क्या हुआ, कट, ठीक है। अब क्योंकि ये कट आवाज इसलिए निकली है क्योंकि हमने इससे पहले सी लगाया था। अब सी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, वो है क, तो यूटी के साथ जब सी लगा तो ये कट हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है बी, ठीक है, अब मैं बी को यहाँ पे लगाती हूँ, बी को मैंने यहाँ पे लगाया। अब देखिए नेक्स्ट जो दो वर्ड्स हैं दे आर द सेम, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने चूंकि फनीम चेंज कर दिया है, ठीक है, बी से ब की आवाज निकल रही है ना, तो ये क्या, इसने पूरे वर्ड को चेंज कर दिया है, ना सिर्फ वर्ड को चेंज किया बल्कि उसका मीनिंग भी चेंज हो गया है, बट, ठीक है, बट आ गया। अब नीचे भी देखिए वर्ड सेम, जो नेक्स्ट वाले वर्ड्स हैं वो सेम है, यू टी है, लेकिन मैं इससे पहले फोनीम क्या दे रही हूँ, मैं वर्ड कौन सा लगा रही हूँ, मैंने इसके आगे पी लगा दिया, ठीक है, इससे पहले मैंने पी लगा दिया, तो इसने क्या किया, इसने भी उसके पूरे जो है वो प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया है, उसके पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया, पुट, ठीक है। आगे इसी तरह से यहाँ पे हम ई एन कर लेते हैं, ठीक है, आपको एक और एग्जांपल क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 है, टी इससे पहले मैं लगाती हूँ, तो देखिए आगे वर्ड्स जो है वो सेम है, ई एन, ठीक है, ये ई एन लगाया, उससे पहले मैंने टी लगाया, टी की जो फनीम है वो क्या है, ट, तो ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ई एन, यही ई एन मैं आगे पी के आगे लगा देती हूँ, तो पी चूंकि फनीम का वर्ड चेंज हो गया है, तो पी ने इसको चेंज कर दिया पूरे वर्ड को, और ये क्या बन जाएगा, पेन। तो आई होप कि आपको फनीम की बड़ी अच्छी से समझ आ गया, आई ट्राइड के मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है फनीम से आ गया फंक्शनल इंग्लिश। अब फंक्शनल इंग्लिश क्या है,
देखिए फंक्शन बेसिकली किसको कहते हैं? फंक्शन कहते हैं कि किसी भी चीज़, जो भी उसका कोई काम है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको स्टडी करना, ठीक है? उसके क्या काम है? अब फंक्शन इंग्लिश हमें बेसिकली क्या बता रहा है? वर्ड्स जो हैं परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन सेंटेंस, ठीक है? एक अगर हमारे पास वर्ड है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फंक्शन जो है वो किसी सेंटेंस में परफॉर्म करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक वर्ड के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। समटाइम वो एज अ नॉन भी काम कर रहा होता है, समटाइम वो एज अ वर्ब भी काम कर रहा होता है, ठीक है? और ये जो वर्ड्स की फंक्शंस हैं इनको स्टडी करना फंक्शनल इंग्लिश होता है, ठीक है? ये जो हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल्स दूंगी। तो इन फंक्शंस को स्टडी करना, एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स के फंक्शंस को स्टडी करना फंक्शनल इंग्लिश कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वाटर, वाटर एक वर्ड है, ठीक है? अब ये किस तरह से यूज किया जाता है? ये एज अ वर्ब भी यूज किया गया है, एज अ नॉन भी यूज किया गया है, ठीक है? एक सेंटेंस के अंदर ये एज अ वर्ब भी यूज किया गया है और एज अ नॉन भी यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है इसमें लिखा है कि ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी लगा रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे जो वाटर है ये क्या यूज किया गया है? ये एज अ वर्ब यूज किया गया है, एज अ वर्ब यूज किया गया है, ठीक है? अब नीचे अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब नीचे ये कहा गया कि मुझे गिलास पानी दिए। अब यहाँ पे वाटर को एज अ नाउन यूज किया गया है। अब ये देखें, वर्ड एक ही है, वाटर, वर्ड जो है वो एक ही है, लेकिन इसने क्या किया, इसके फंक्शंस डिफरेंट हो गए हैं, डिफरेंट हो गए। यहाँ ऊपर इसने क्या किया, फर्स्ट एग्जांपल में इसने क्या किया कि एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है? अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ये एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है? अब इन फंक्शंस को स्टडी करना बेसिकली फंक्शनल लैंग्वेज फंक्शन इंग्लिश कहलाता है, ठीक है? मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे देती हूँ ताकि आपको जो है ना आपके लिए क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल कि बैग, ठीक है? बैग एक वर्ड है, ठीक है? इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताती हूँ। बैग ऑफ दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल। अब देखें यहाँ पर जो बैग है वो एज अ नाउन यूज हुए, ठीक है? यहाँ पे बैग, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस चेयर की जो बैग है ना, ठीक है, वो बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है? यहाँ पे ये एज अ नॉन यूज किया गया है, ठीक है? एज अ नॉन यूज हुआ है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं इसी की, बैग की। द ड्राइवर इज बैकिंग द कार, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है ये बैग जो है यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल में वर्ड सेम है, बैग, ठीक है? और ये फर्स्ट वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज किया गया है और सेकेंड वाली पे एज अ वर्ब यूज किया गया है, ठीक है? और इन फंक्शंस को स्टडी करना बेसिकली जो है वो फंक्शनल इंग्लिश कहलाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ब है एड्रेस। अब ये देखिए एक वर्ड है, अब इसको हम एज अ नॉन भी यूज करेंगे और एज अ वर्ब भी यूज करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कहते हैं कि दिस इज माई एड्रेस, क्या आप उसको बता रहे हैं कि क्या ये मेरा एड्रेस है, ठीक है? और इसकी इसी की हम इसी एड्रेस को एज अ जो है हम वर्ब भी यूज करते हैं। वो हम लिख लेते हैं कि मिनिस्टर विल एड्रेस द मीटिंग। मिनिस्टर जो है वो मीटिंग को एड्रेस करेंगे। अब वर्ड जो है एक है दैट इज एड्रेस। फर्स्ट में वो एज अ नाउन यूज किया गया है, ठीक है? और सेकंड में वो एज अ वर्ब यूज किया गया है, ठीक है? फर्स्ट में वो एज अ नाउन यूज किया गया है
यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। सेकंड पे ये जो लाइन है, जो मैंने सेकंड आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, तो इन फंक्शंस को स्टडी करना, ये जो सारे मैंने आपको एग्जांपल्स देके बताया है, इन फंक्शंस को स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है, फंक्शनल इंग्लिश। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है वो आपने इसको पिक किया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कोई इश्यू हो रहा है, अगर आपको देखिए आवाज़ का इश्यू हो रहा है, तो समटाइम्स ये होता है कि नेटवर्क का इश्यू होना शुरू हो जाता है, तो आप अपनी जगह चेंज कर लें, प्लेस चेंज कर लें। अगर आप को लगता है तो कि इस जगह पे मेरे ज़्यादा सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप खुद ही उसको मैनेज करें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप फ़ौरन से मुझे अनम्यूट करके खुद को जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं आप इसको रिपीट कर दें, या मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते, खुद को बात नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, तो आप मुझे वहां से भी पूछ सकते हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि मैं इस टॉपिक को जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, तो आई विल डू दैट। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है जी, नेक्स्ट है एक्सेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेंट। अब देखिए एक्सेंट क्या है। देखिए ये बहुत सी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, और आई एम श्योर कि ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मास्टर्स इंग्लिश में किया होता है, उनसे भी अगर हम पूछे तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सेंट क्या है, अल्फ़ाबेट्स इतने कॉमन है, फंक्शनल लैंग्वेज या फंक्शनल इंग्लिश क्या है, ये सब बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन अगर हम इसको सीख लेंगे, तो ऑब्वियसली ये हमें कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा देंगी, अगर हमारे एग्जाम्स में हमारी हेल्प कर देंगे, अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप जो है एज अ टीचर कहीं जॉब कर रही हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके उस प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा जो है आपको ग्रूम करने में, आगे जाने में हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सेंट की तरफ। एक्सेंट क्या है? एक्सेंट को वैसे लहजा कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? एक्सेंट इज द स्ट्रेस ऑफ वॉइस अपॉन अ सर्टन सिलेबल। सिलेबल क्या है, इसको हम नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आपके लिए जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक्सेंट जो है, हम किसी भी सिलेबल के ऊपर जो स्ट्रेस डालते हैं, जो जोर डालते हैं, ये वो जो हमारा जोर होता है ना सिलेबल के ऊपर, दैट इज एक्सेंट। वो हमारे लहजे को बनाता है, वो हमारे एक्सेंट को बनाता है। ठीक है, द चेंज इन द एक्सेंट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ मीनिंग एंड इट्स रिकग्निशन। अगर हम एक्सेंट को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम फर्स्ट सिलेबल पे अगर हमने पहले स्ट्रेस डाला, फर्स्ट वर्ड पे डाला, अगर हम उस पे जो है वो अपना जो है वो स्ट्रेस नहीं डालते हैं, तो हम दूसरे वर्ड पे अपना स्ट्रेस जो है बोलते वक्त डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी आवाज को चेंज, वो पूरे वर्ड को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्सेंट जो है किसी भी वर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर वर्ड है उसके ऊपर, या कोई सिलेबल है उसके ऊपर, जो हम बोलते वक्त स्ट्रेस डालते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वी ऑल आर मुस्लिम्स, तो हम सुपारा पढ़ते हैं। ठीक है, और सुपारा पढ़ते वक्त जब किसी भी वर्ड के ऊपर तशदीद आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके उस वर्ड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, और वो जो हमारी स्ट्रेस होती है वो उस वर्ड के मतलब को चेंज कर देती है। ठीक है, अगर हम वो एक वर्ड के ऊपर तशदीद आई है, तशदीद, लेकिन हमने उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डाला, तो वो हम अगर उसको स्मूथली पढ़ के चले गए तो ऑब्वियसली वो उसके मीनिंग को चेंज कर देगा। सेम हैपन्स विथ इंग्लिश एक्सेंट। ठीक है, अगर हम एक सिलेबल के ऊपर या वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, तो वो उसकी मीनिंग को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देता है। इवन वो उसकी जो है इस पोजीशन को भी चेंज कर देता है कि वो किस पोजीशन, मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस पोजीशन या किस जो है वो टॉपिक में की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक वर्ड पे जोर देते हैं, तो हो सकता है वो उस वर्ड को नाउन से एडजेक्टिव में जो है वो चेंज कर दे। ठीक है, हो सकता है कोई वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव हो, लेकिन हम उसके जिस वर्ड के ऊपर हमने स्ट्रेस देना था, उसको देने के बजाय हम दूसरे वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, तो हो सकता है वो उस एडजेक्टिव को नॉन में जो है वो चेंज कर दे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है प्रेजेंट। ठीक है, व्हेन स्ट्रेस इज ऑन द लेटर पी, जब मैं पी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालूंगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, मतलब बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट जो है एडजेक्टिव जो है, हम इसको जो है बड़ी डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कि ये क्या है। नॉन भी इसमें पढ़ेंगे, नॉन की जो है एडजेक्टिव की जो है वो हम डिग्रीज भी पढ़ेंगे, नाउन की टाइप्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बी प्रेजेंट मतलब
हम हमारा कहीं पे हाजिर होना, ठीक है, जैसे हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं, किसी जो है वो एड्रेस के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमारा प्रेजेंट होना, ठीक है, प्रेजेंट। मैंने किस पे स्ट्रेस डाला, पी पे, तो ये शो कर रहा है हमारे प्रेजेंट होने को, ठीक है। या फिर ये नाउन पे भी हो सकता है, ये नाउन में भी कन्वर्ट कर सकता है इसको कि गिफ्ट, प्रेजेंट, कि जब कोई भी पार्टी होती है हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ये वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। माय मतलब बहुत सारे लोगों की जब पार्टीज होती, बर्थडे पार्टीज होती हैं तो वो प्रेजेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला गिफ्ट है। मतलब हमने जब पी के ऊपर स्ट्रेस डाला तो इसने इसने क्या किया, इसने एक्शन चेंज कर दिया। इसने एक हमें क्या दिया प्रोड्यूस करके, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव है। डी यहाँ पे साइलेंट है। बहुत लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, इट्स एडजेक्टिव। ओके, तो एक इसने हमें एडजेक्टिव दिया, दूसरा इसने हमें नाउन दिया। अब देखें, वर्ड इज सेम, स्पेलिंग्स आर सेम, लेकिन मीनिंग्स आर टोटली चेंज्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव जो है, एक में हमें जो है बता रहा है कि बी प्रेजेंट, कि कहीं हमारा मौजूद होना, हमारी हाजिरी को शो कर रहा है। दूसरा हमारे किसी तोहफे को, किसी गिफ्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये जो स्ट्रेस है ये एस के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, अगर मैं इस एस स्ट्रेस को जो मैं जोर डाल रही हूँ बोलते हुए, वो एस के ऊपर शिफ्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, 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 ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये हमें क्या देगा प्रोड्यूस करके, वर्ब। यहाँ पे ये वर्ब हो गया है, मतलब टू गिव समथिंग, टू प्रेजेंट समथिंग, टू डिलीवर समथिंग, ठीक है। वो कोई लेक्चर भी हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, वो किसी को कोई डिश जो है प्रेजेंट करना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखें एक्सेंट ने क्या किया, जो हम, मैं इसको रिपीट करती हूँ इस टॉपिक को आपको, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक्सेंट बेसिकली क्या है कि किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी सिलेबल के ऊपर जो हम बोलते हुए एक स्ट्रेस डालते हैं, वो एक्सेंट होता है। और जैसे जैसे हम उस स्ट्रेस को चेंज करते रहते हैं या शिफ्ट करते रहते हैं वर्ड टू वर्ड और सिलेबल टू सिलेबल, तो उसी तरह से वो उसकी पोजीशन को भी चेंज करता रहता है सेंटेंस के अंदर, और वो उसके मीनिंग को भी चेंज करता रहता है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद जो है आप मुझे मैसेज में भी बताते जाएं कि आपको समझ आ रही है, ताकि फिर मुझे एक जो है ना वो थोड़ा हो जाए कि सबको जो है ना वो इस बात की जो है ना वो समझ आ रही है, ताकि मैं रिलैक्स होकर आगे मूव करती जाऊँ। ठीक है, ओके, समझ आ रही है, इट्स गुड। नेक्स्ट चलते हैं सिलेबल की तरफ। सिलेबल क्या है, आप ऊपर हमने पढ़ा कि सिलेबल, ये ऊपर मैं आपको पढ़ा के, ठीक है। कि सिलेबल के ऊपर या वर्ड के ऊपर स्ट्रेस को जाहिर करना, शो करना, डालना, तो वो हमारे क्या वर्ड को चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट है जी सिलेबल। सिलेबल सिलेबल क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है, उसमें एक जो वर्ड को जब हम बोलते हैं तो उसके डिफरेंट, मैं बहुत आसान वे में आपको समझाती हूँ कि उसके उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो डिवाइड हुआ होता है कुछ पार्ट्स के अंदर, कुछ वर्ड्स मिलके उसको डिवाइड कर देते हैं उस पार्ट्स के अंदर। तो हर पार्ट की एक अलग अलग साउंड होती है, ठीक है, हर पार्ट की अलग अलग साउंड होती है। और उन जो डिवाइड किए हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम सिलेबल कहते हैं, ठीक है। वो जो डिवाइड किए हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम सिलेबल कहते हैं। और ये क्या है जी, इसमें ये कहा जाता है कि इसमें एक वॉवल होता है, ठीक है, और बाकी जो है एक या एक से ज्यादा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वॉवल्स पता नहीं, अब आप लोगों को वैसे तो ये बहुत से बच्चों को पता होता है, ये तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल में ही पढ़ा दिया जाता है वॉवल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 5 वॉवल्स होती हैं। सबसे पहले ए, ई, यू, ओ, एंड आई, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वॉवल्स होते हैं। और इनके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप देख लें कि एक जो है सिलेबल के अंदर एक वॉवल होता है, ठीक है, और एक या एक से ज्यादा जो है कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि हमारा वर्ड जो है वो कौन सा है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट जो है ना वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये नीचे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है हिट। ये 1 सिलेबल है, हिट, ठीक है, एक सिलेबल है। देखिए इसके अंदर सिलेबल है एक, इसके अंदर जो है वॉवल आई है, ठीक है, बाकी जो एच है और जो टी है दे आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें जो है 2 सिलेबल है,
इट कंटेन्स 2 syllables, एब, सेंट, ठीक है। एब एक अलग है, सेंट एक अलग है। अब देखें, एब के अंदर जो है ए जो है वो वॉवल है, बी कॉन्सोनेंस है, ठीक है। और जो सेंट है, जो दूसरा सिलेबल है, इसके अंदर ई जो है वो क्या है, वॉवल है, और बाकी जो सारे वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। एब्सेंट, देखिए नीचे इसको मैंने जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लगा के थोड़ा हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। अब इसके 3 syllables हैं, ठीक है। इट कंटेन्स 3 syllables, प्री, इसको कुछ लोग प्रेडिकेट भी बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, दो जो है कॉन्सोनेंट्स हैं और एक जो है वॉवल है। डी में भी ऐसा ही है, और इसमें जो है इसमें भी कॉन्सोनेंट्स है, वॉवल्स हैं, ए और ई, ठीक है। आगे पर्टिकुलर, इसके अंदर 4 syllables हैं, पर्टिकुलर, ठीक है। 4 हैं, पर्टिकू, ये इसके अंदर एक आना था, डैश मैंने नहीं डाली, ये कू अलग है और लर अलग है, पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलरली इसमें 5 syllables हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्ड जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, जैसे ये है, ये हमारे सिलेबल्स हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ठीक है। अब जो हमारा ये नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ते हैं वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इज प्रीटी मच डिफिकल्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं लास्ट पे करवाती हूँ। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या है? अब वर्ड जो है बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड। कोई भी लेटर्स अगर मीनिंगफुल लेटर्स होती हैं, वो जब अपना एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो एक उससे उससे एक वर्ड बन जाता है। वर्ड वो जिसकी हमें समझ आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेड बुक है, इसकी भी हमें समझ आ रही है। एंजल की भी समझ आ रही है। रिवर, country, city, east, west, June, chair, pencil, train, etc. They all are words because they contain meaningful letters, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा इसको, यही वर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान के हम जो है ना इसको उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में जो वर्ड हमने मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, हमें समझ आ रही है वर्ड पढ़ के कि ये पाकिस्तान लिखे हैं। अगर इसी के स्पेलिंग्स को मैं रीअरेंज कर दूं, क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं ना। तो इट मीन कि ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं वो मीनिंगफुल है ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रही इसकी कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से बुक है, इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है सेक्रेड बुक है, हम बुक को ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसमें जो लेटर्स यूज किए गए हैं वो उनका वो भी मीनिंगलेस है, वो मीनिंगफुल नहीं है। तो वर्ड क्या है? ऐसा जो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स जिनकी हमें समझ आ रही होती है, जो एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं, ठीक है, और उनकी जो नेक्स्ट पर्सन को पढ़ते ही समझ आ जाए, दैट इज वर्ड, ठीक है। लेटर्स तो देखिए इसके अंदर भी हैं, हमने पाकिस्तान के सारे लेटर्स को रीअरेंज कर दिया, बुक के सारे लेटर्स को रीअरेंज कर दिया, तो ये मीनिंगलेस हो गए हैं, इनका कोई ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आएगी वर्ड किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने सोचा कि ये ज़रा मैं लास्ट पे करा देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आप सब हम तलाश करते रहते हैं।
ये सेकंड पर्सन हमें दे दे, नहीं ये वो नहीं है, ये इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। A noun or adjective used to complete the meaning of a linking verb, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको जो थोड़ा ना हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। आप ये करें कि इसको जो है ना मैंने ब्रैकेट्स में कर दिया, ठीक है, इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। लिंकिंग वर्ब बेसिकली बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। बी फॉर्म के जो वर्ब्स होते हैं उनमें आ जाता है पॉज आ जाता है, ठीक है, इज, आर, एम, हैव बीन, हैज बीन, ये सब जो है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ठीक है। A noun or adjective used to complete the meaning